आज पुनः पार्थ एजुकेशन के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? वीडियो नहीं आ रही है? पहुंचेगा वीडियो, वेट करें थोड़ा सा। सब लोगों को फिर से गुड इवनिंग। सारे लोग हमसे जुड़ जाइए। जो लोग भी कहीं बाहर टहल रहे हैं, आपके मित्र दोस्त, उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है। वो लोग आ जाएं, समय वेस्ट ना करें, क्योंकि सारे एग्ज़ाम लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, और इस समय समय की बर्बादी समझिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक हो बंधु? आप लोग कैसे हैं? ठीक है। देखिए, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी और आज भी पानी बहुत बरस रहा था इलाहाबाद में जब चले हैं। दिखाई भी दे रहा होगा कि भीग के सूख चुका है कपड़ा, लेकिन आज क्लास लेना मस्त था क्योंकि टॉपिक आधा में छूटा हुआ था। आज भी जब निकले तो पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था, लेकिन फिर भी कई जगह रुक रुक करके आदमी आया है। ठीक है, तो खैर मौसम तो अपना काम कर ही रहा है। हम लोगों को अपना काम करना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन पेपर कराएंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। नित्य जी नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी जल्द ही हम लोग एक वीडियो डालेंगे कि शेष दिन जो बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, 21 तारीख से जो पेपर होना है, उसके पहले जो एग्जाम के लिए जो समय आपके पास है, जो दिन बचे हुए हैं, उसमें किस तरीके से तैयारी करें, एक स्ट्रेटजी भी हम लोग बनाएंगे। उसकी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है परसों शाम को या उसकी नेक्स्ट दिन की 20 से 25 दिनों में भूगोल विषय के साथ नेट और जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इस पर हम लोग एक काम कर रहे हैं। ठीक है, और जल्द ही इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग। देखिए, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा के छोड़ा था, उसमें आपको हमने पढ़ाया था कि महासागरीय जल का तापमान इस टॉपिक में मैंने आपको तापमान के विषय में कुछ चीजें बताई थी और महासागर से रिलेट करके पढ़ाया था। इसमें मैंने कहा था कि महासागरीय जल की तापमान की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसमें हमने दो फार्मूला को दिया था, टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d और टी इज प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, हमने कहा था कि तापमान बढ़ेगा, जल का आयतन बढ़ेगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, उसकी लवणता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस फार्मूले के माध्यम से हमने आपको बताया था कि महासागर के जलस्तर में किस तरीके से परिवर्तन होता है, महासागरों के लवणता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, महासागर के डेंसिटी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में लवणता का योगदान है या नहीं है। तो आप कहेंगे है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में तापमान का योगदान है या नहीं है, आप कहेंगे है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने बेसिक क्लास में चर्चा किया था, इसके पहले वाले क्लास में चर्चा किया। जब हम ये टॉपिक आपको बता दिए थे, ठीक है, तब उसके बाद हमने आपसे ये बताया था कि जब आप तापमान पढ़ लेते हैं तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें पहले हमने कहा था कि अक्षांशीय स्थिति, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, विषुवत रेखा से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं, तो आपतन के कोण में क्रमशः कमी आती है। इसी वजह से विषुवत रेखीय महासागरों से ध्रुवीय महासागरों की तरफ जाने पर महासागरों के क्षैतिज, महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण में या सतही जल के तापमान में भी क्रमशः कमी आती है। क्यों? क्योंकि आपतन का कोण कम होते जाता है। फिर हमने कहा था ऋतुवार परिवर्तन, जिस महासागरों से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ग्रीष्म ऋतु में अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो उस महासागर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इसी क्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था स्थलीय प्रभाव। स्थलीय प्रभाव पर हमने एक फिगर बना के बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो स्थलीय भाग की अधिकता की वजह से उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में कुछ अधिक पाया जाता है। और चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जल का मुक्त परिसंचरण होता है, जिसके वजह से मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, यानी जल का मिश्रण होने लगता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत वार्षिक तापमान उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में कम होता है। तो दो कारण हो गए, स्थलीय प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध में फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, जिससे यहाँ का तापमान कम पाया जाता है। फिर स्थलीय प्रभाव में ही मैंने आपको एक चीज और बताया था कि ग्रीष्म ऋतु का समय दिया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिया था, और उष्णकटिबंधीय महासागर में हमने एक ही अक्षांश पर एक खुले महासागर को लिया था और एक बंद अथवा अंशतः बंद महासागर को लिया था, और दोनों की तुलना कराते हुए बताया था कि खुले महासागर में गर्मियों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक वाष्पीकरण होगा, अधिक वाष्पीकरण होने से तापमान कम हो जाता है, किंतु बंद महासागर में खुले महासागर के तुलना में अधिक वाष्पीकरण के बावजूद भी तापमान अधिक पाया जाता है। इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उसके चारों तरफ के लैंड इतने गर्म हो चुके होते हैं, उसके चारों तरफ की जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि अधिक वाष्पीकरण के बावजूद भी उसके चारों तरफ के जमीन का जो तापमान है वो इतना ज्यादा बना रहता है कि महासागर का पानी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो निष्कर्ष ये निकला कि खुला महासागर और बंद महासागरों में बंद महासागरों का औसत वार्षिक तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। या औसत एक दिन के तापमान की बात करो भी ज्यादा होगा, मासिक तापमान भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये कल तक की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है। एक टॉपिक इसमें और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि क्या प्रिवेलिंग विंड्स, जो प्रचलित पवनें हैं हमारी, जो सनातनी हवाएं हैं, जिसे आप पूर्वा पवन कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं, ध्रुवा पूर्वा पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन कहते हैं, ये जो हवाएं हैं, क्या ये हवाएं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं? तो आपको ये भी जान लेना है कि हवाएं यानी प्रचलित पवनों का भी प्रभाव महासागर के तापमान पर पड़ता है, ये आपको जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग भी बाहर हैं, अपने मित्र यारों को, सब लोगों को बुला लीजिए। ठीक है, सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसको ध्यान समझिए। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लेते हुए क्लास भी ज्वाइन करिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अगला भाग है वह है प्रचलित पवनें। ठीक है, प्रचलित पवनों में आप जरा समझिएगा, ये हम एक महासागर बना रहे हैं। बोर्ड देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्वा पवन, या व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड का प्रभाव रहता है। और उपोष्ण एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में
पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि 0 से अगर 5 डिग्री अक्षांश को अगर हम छोड़ देते हैं, 0 से 5 डिग्री अक्षांश को हम छोड़ देते हैं, यानी डोलड्रम क्षेत्र को छोड़ दे। अब डोलड्रम क्या है सब जलवायु विज्ञान में आपको हम बताएंगे। तो 5 के ऊपर 10 से लेकर के 30 तक, जिसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको यहाँ पर जो हवा चलती है वह पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन या सनातनी हवा इसे कहा जाता है। उसी तरीके से जब 30 के ऊपर चले जाते हैं, 30 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में, और 30 डिग्री अक्षांश के नीचे अर्थात दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में आपकी पछुआ हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर ध्रुवीय पूर्वा पवन चलने लगती है। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय महासागर लें, ध्यान समझिएगा, तो हमने यहां पर ये उष्णकटिबंधीय महासागर लिया हुआ है, और यहां पर ये आपका स्थल खंड है, जमीन है। ठीक है, अब जरा यहां समझिएगा, यहां पर पूर्वा हवा, पूर्वा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने उष्णकटिबंधीय महासागर लिया है। उष्णकटिबंधीय महासागर में पूर्वा हवा ही चलेगी, तो पूर्वा की दिशा ये होगी, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। इस साइड ईस्ट होगा तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगी। अब पूर्वा पवन ये स्थल खंड है, लैंड है, ये स्थल खंड है, जमीन है। अब जब पूर्वा पवन यहां पर स्थल खंड पर आती है तो यहां पर इसे आन शोर कहते हैं, तट पर आई। शोर माने तट, SHORE, शोर माने तट, आन माने पर, तट पर आने वाली पवन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, तट पर आने वाली पवन, आन शोर पवन। और जब यही पवन महासागर को पार करके आगे बढ़ती है, यानी अब ये तट को, स्थल खंड को छोड़ करके महासागर में जा रही है, तट को छोड़ रही है, तो ऑफ शोर हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑफ शोर हो जाती है। इसको कहते हैं ऑफ शोर पवन। यहां तक समझ में आया, किसे ऑन शोर कहेंगे, किसे ऑफ शोर कहेंगे। अब यहां देखिए, जब ये पवन पूरे महासागर को पार करके आगे बढ़ती है तो यहां पर पुनः ऑन शोर हो रही है, और यहां से पार करते ही यह तट को छोड़ेगी तो यहां पर ये ऑफ शोर हो जाएगी। हमने कहा कि क्या प्रचलित पवनें महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान रखना है, अनिल शर्मा जी अभी क्लास छोड़ेंगे तो फोन करिएगा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर है, अभी मैं बैठा रहूंगा, पार्थ एजुकेशन के नंबर पर फोन करिएगा, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो फिर से समझ लीजिए इसको, बहुत ही टिपिकल ये होता है समझाने में। जिधर से हवा यहाँ तट पर आई तो ऑन हो रही है, पर हो रही है, शोर पर है, तट पर है, और ये शोर को छोड़ करके, तट को छोड़ के जा रही है तो ऑफ हो जा रही है, बुझ जा रही है, दूरियां बढ़ जा रही है, इसलिए इसे ऑफ शोर कहेंगे। फिर आई तट पर, ऑन हुई और गई यहां से, ऑफ शोर हुई।
अब हम लोगों को सागर से मतलब है तो जमीन जमीन हम छोड़ देते हैं। अब यहां देखिए हम केवल जो है जमीन ले लेते हैं। अंदर वाला फिगर हम बना दे रहे हैं, इतने से ही आप समझ जाइएगा। अब हम लोगों को सागर से ही केवल मतलब है, स्थलीय भाग से ही केवल मतलब है। बोर्ड देखिए यहां पर ये जल है। अब जब ये हवा यहां से पार हुई तो कौन सी हवा है? ऑफशोर है ना। ऊपर वाले से मिलाते जाइएगा। देखिए तट से दूर हो रही है तो कौन सी हवा है? ऑफशोर। और यहां पर तट पर आ रही है तो कौन सी हवा है? ऑन शोर, है ना। अब समझिए यहां पर सारे लोग एकदम बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेट करके बैठिएगा। जब ये पूर्वा हवा जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में चलती है, जब यहां से चलती है तो अब अपने साथ महासागर के सतही जल को अपने साथ बहा करके ले जाती है। इतना वेग होता है इनका कि ये महासागर के ऊपर के पानी को, सतही जल को अपने साथ बहा करके ले आती है, जिसकी वजह से पूरब का यह पानी महासागर के इस भाग में आकर के ऐसे एकत्रित हो जाता है। यानी यह हवा जब इधर से इधर आती है तो यहाँ के जल को बहा करके अपने साथ यहाँ इकट्ठा करती है, जिससे यहाँ पर जो पानी का लेवल है यह कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब महासागर के पश्चिमी भाग में, वेस्ट में जल की अधिकता हो जाती है और महासागर के ईस्ट भाग में, पूर्वी भाग में जल की कमी हो जाती है। महासागर के पूर्वी भाग में जल की कमी हो जाती है, यहां पर जल कम हो जाता है। अब क्या होगा कि जब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये हवा यहां से चलेगी तो अपने साथ पानी को बहा करके लेके आएगी, जिससे यहाँ पानी में कमी आ जाती है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इस रिक्त स्थान को, इस खाली जगह को पूरा भरने के लिए आप जब कुआं से पानी खींचते हैं, किसी कुआं से 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकालते हैं, तो जैसे ही 1 बाल्टी पानी खींच के निकालते हैं उस जगह को फिर से अथाह जल राशि आकर के भर देती है। आपको गैप नहीं दिखाई देता। 1 बाल्टी पानी खींचा तो 1 बाल्टी का गड्ढा वहां दिखाई दे, ठीक है। क्यों? तो उस 1 बाल्टी के जगह में नीचे से ही पानी आया होगा, ऊपर से ही पानी आया होगा, ठीक है। तो नीचे का जो पानी होगा वो ठंडा होगा ना। कुएं में जो नीचे से पानी आएगा वो ठंडा होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि भैया अगर कुआं से पानी भरना है तो बाल्टी को डाल करके छप छप 4-5 बार मार करके बाहर निकालते हैं तो ठंडा पानी मिलता है, ठीक है। यानी बाल्टी को गहराई में ले जाते हैं ताकि ठंडा पानी मिले। स्वाभाविक सी चीज है कि महासागर के सतह का पानी जहां पर 200 फैदम की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें जा रही हैं, गर्म कर रही हैं, तो 200 मीटर की गहराई तक तो सूर्य की किरणें महासागर के जल को गर्म कर देती हैं। लेकिन उसके नीचे का जो पानी होगा वो ठंडा होगा ना, जहां सूर्य की किरण नहीं जा पा रही है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे सतह से गहराई की तरफ जाएंगे महासागर के तापमान में क्रमशः कमी आती है। नीतल का तापमान लगभग 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड शेष होता है। 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड महासागर के पेंदी का तापमान होता है। जरा सोचिएगा, मतलब कहने क्या हुआ कि नीचे से पानी भी ऊपर आएगा और अन्य भागों से पानी भी आएगा, लेकिन नीचे से पानी जो ऊपर आता है वो क्या होगा? ठंडा होगा। तब इस खाली जगह को भरने के लिए नीतल से, इस खाली जगह को भरने के लिए नीतल से एक पानी का ऊपर की तरफ प्रवाह होता है, ठीक है।
इस स्पेस को भरने के लिए, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए महासागर के नीतल से जल का ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ प्रवाह होता है, जिसे अपवेलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवेलिंग। ठीक है, अब ये पानी भर जाएगा। उसी तरीके से ये पानी जब यहां इकट्ठा हो जाता है तो यह एकत्रित पानी, यहां इकट्ठा हुआ पानी, ठीक है, नीचे की तरफ एक दबाव डालता है। ठीक है, और नीचे की तरफ दबाव डालने की वजह से एक जल का जो बहाव है, फ्लो है, वह ऊपर से नीचे की तरफ हो जाता है। इसको कहते हैं डाउनवेलिंग। डाउनवेलिंग। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि अपवेलिंग क्या है और डाउनवेलिंग क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस खाली जगह को भरने के लिए जो बनाया किसने था? पवन ने बनाया था। कौन सी पवन बनाई थी? व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, पूर्वा पवन ने बनाया था। इस खाली जगह को भरने के लिए नीतल से ठंडे पानी का ऊपर की तरफ प्रवाह होता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। और ठीक यहाँ पर यह पानी इकट्ठा होता है। यह चूंकि सतही पानी है, सतह का पानी है, ऊपर का पानी है, इसलिए यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक, इसका तापमान ज्यादा है, तब यह गर्म पानी जो इकट्ठा है वह नीचे दबाव डालता है, नीचे की तरफ जलधारा चलती है, जिसे हम डाउनवेलिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को अपवेलिंग ऑफ करंट कह दिया जाएगा और इसी को डाउनवेलिंग ऑफ करंट की संज्ञा दे दी जाएगी। अपवेलिंग ऑफ करंट और डाउनवेलिंग ऑफ करंट कहते हैं। अब सीधी सी बात बताइए, अपवेलिंग ऑफ करंट और डाउनवेलिंग ऑफ करंट, मेरा सवाल आपसे है, सारे लोगों से, सब लोग ये बताएं कि अपवेलिंग ऑफ करंट और डाउनवेलिंग ऑफ करंट दोनों में कौन सी ठंडी जलधारा होगी और कौन सी गर्म जलधारा होगी? सारे लोग, राम विचार भाई कह रहे हैं कि सभी लोग शेयर कर दीजिए, या आप लोग कर दीजिए, खुद कर दिया करिए, कहना ना पड़े किसी को। अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करना चाहिए कि सारे लोग लाभ उठाएं। कई बार ऐसा लगता है, होता है कि लोग सोचते हैं कि अच्छी चीजें हमारे पास ही रहनी चाहिए, दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें केवल अपनी पत्नी के साथ करिएगा, अच्छी पत्नी जो है उसको बचा के रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, ये जो है जितना शेयर करते हैं, जितना बाहर जाते हैं, जितना लोगों से आप बंटवारा करते हैं, यही तो एक ऐसा धन है जो लगातार शेयर करने से बढ़ता है। शिक्षा को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, शिक्षा को मित्रों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका कमेंट आ रहा है, कौन सी धारा ठंडी होगी और कौन सी गर्म होगी? अपवेलिंग ऑफ कोल्ड होगी, अपवेलिंग, ठीक है, सवाल लिखिए, अपवेलिंग कोल्ड और डाउनवेलिंग क्या होगी? हॉट होगी। बहुत सही। अपवेलिंग कूल और डाउनवेलिंग, काजल चौहान, अपवेलिंग ठंडा होगा, अच्छी बात है। केवल एक लिखिए, केवल एक लिखिए, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। अपवेलिंग कैसी होगी? सारे लोग अपवेलिंग को बताएं, अपवेलिंग ठंडी होगी या गर्म? डाउनवेलिंग हॉट, हाँ माया शंकर कोल्ड, ठीक है। अपवेलिंग लिखिए। वॉइस कट रही है, ठीक है, देखते हैं, नेटवर्क की समस्या होगी। बहुत सही, सारे लोगों को समझ में आ चुका है। अब चलिए बोर्ड देखिए सारे लोग, ये बताइए, परसों जो मैंने क्लास लिया था सारे लोगों का तैयार है? अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जहां पर ठंडी जलधारा का प्रभाव है, उस जलधारा की, ठंडी जलधारा के प्रभाव से महासागर के यहां का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का विकास करता है। यहां क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। यहां पर तापमान कम होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर
हाई प्रेशर का विकास करता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे, तापमान कम होगा तो उस भाग का लवणता, तापमान कम होगा तो महासागर के जहां पर तापमान कम होगा उस भाग का लवणता क्या होगा, लवणता क्या होगा, सारे लोग उत्तर दीजिए। कम होगा, बिल्कुल, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान कम तो लवणता, फिर प्रमोद चौरसिया कल का क्लास रिलेट करिए, हमने कहा था कि जहां पर तापमान कम होगा वहां वाष्पीकरण कम हो जाएगा और लवणता क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो जहां का तापमान कम होगा वहां का लवणता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे में यहाँ की सैलिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये गर्म जल धारा है, लिख दे रहा हूं यहां पर, ये ठंडी जल धारा हो जाएगी। इसके वजह से यहाँ का तापमान कम, हाई प्रेशर होगा, लवणता कम होगा। यहां पर ये गर्म धारा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान अधिक, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर को बनाएगा और यहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ की सैलिनिटी अधिक हो जाएगी, तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ का सैलिनिटी क्या हो जाएगा, अधिक। हाई टेम्परेचर, यहाँ का लवणता जो है अधिक हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सारे लोगों को, कोई समस्या, कोई समस्या? चलिए, आलोक सोलंकी जी, नहीं समझ में आया भाई? तापमान पुराने क्लास सब कर चुके हैं आलोक जी। प्रवेश द्विवेदी नहीं समझ में आया, सौरभ पटेल जी को नहीं समझ में आया। ठीक है, सौरभ पटेल लिख रहे हैं सही है। ये बताइए, क्या इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है कि जहां पर ठंडी धारा चलेगी उसके वजह से वहां का तापमान कम होगा ना। जब लो टेम्परेचर होगा तो तापमान और वायु दाब में विलोम अनुपात होता है, उल्टा संबंध होता है, तो लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर बन जाएगा। और कल हमने तापमान और लवणता के बीच संबंध आपको बता दिया है, रिवाइज करके बैठिए। हमने कहा जहां पर तापमान कम होगा वहां की T इज प्रोपोर्शनल टू S लिखा था, T इज प्रोपोर्शनल टू S फार्मूला याद करिए। हमने कहा था कि जहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां लवणता क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जहां तापमान कम होगा उस महासागर की लवणता क्या हो जाएगी, कम। तो तापमान कम हो गया तो नीचे लवणता कम हो गई। ठीक इसका उल्टा उधर कर दीजिए, तापमान अधिक लो प्रेशर बनेगा और तापमान अधिक होगा तो लवणता क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के आधार पर लवणता अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया? वंदना सिंह समझ में आ गया? कल क्लास नहीं चली थी, वंदना जी बताएं समझ में आया? चलिए चलिए, सौरभ जी भी समझ गए। अब यहां समझिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जरा जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब, और कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं फिर भी सवाल गलत कर देते हैं। मेरा सवाल यह है आपसे कि तापमान व लवणता में क्या संबंध होता है? और दूसरा सवाल है, लवणता एवं वायु दाब में
क्या संबंध होता है। तो कल के क्लास से इसका जवाब आप देंगे, कहेंगे टी इज प्रोपोर्शनल टू एस होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तापमान और लवणता में क्या संबंध होता है। अब आज के सवाल में आपको बताना है कि तापमान, इस फिगर को देख करके, इस फिगर को देख करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि तापमान और लवणता में क्या, तापमान और सॉरी वायु दाब और लवणता में क्या संबंध है, या लवणता और वायु दाब में क्या संबंध है। सारे लोग इस फिगर का देख करके जवाब दें। प्रवीण रानी, टेम्परेचर और सैलिनिटी में सीधा संबंध, बहुत अच्छी बात है। प्रवीण जी आप फिर से बताएं, दूसरे सवाल का उत्तर बताएं। दो का विलोम, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल कलाम जी, टी और एस में समानुपाती, अच्छी बात है। विपरीत, दूसरे का उत्तर दीजिए आप लोग, प्रतिलोम। माया शंकर शर्मा, नीचे वाला फिगर देखिए, फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है। जहां हाई प्रेशर है वहां लवणता कम है। तो इस फिगर से निष्कर्ष क्या निकला कि प्रेशर और लवणता में विलोम संबंध होगा। जहां पर हाई प्रेशर है वहां पर लवणता कम होगा, और जहां पर लो प्रेशर है वहां की लवणता क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया। अब आइए, यहां से सवाल पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब मैं यहां पर क्लियर कर दूं सारे लोगों को, देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला जो है नहीं है, ये हम और आप मिल करके डेवलप कर रहे हैं। ये हम और आप मिल करके क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ताकि मैं ऐसा रिलेट इसलिए करा रहा हूं कि आपके एग्जाम में सवाल गलत ना हो। कई बार प्रवक्ता में ये सवाल, नवोदय विद्यालय में एक बार हमारे सामने ये सवाल आ चुका है, कई बार पूछ चुका कि दाब और लवणता में क्या संबंध है, या पूछेगा, कथन देगा कि जहां पर भी महासागरीय भागों में उच्च वायु दाब पाया जाता है प्रायः वहां की लवणता कम होती है। ठीक है, अगर इस दृष्टिकोण से, इस विजन से आप तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आपकी तैयारी, एक आध क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आपका विजन, आपका दृष्टिकोण चारों दिशाओं में ले जाया जाए। जहां तक आप विचार कर सकते हैं आपका विचार करवाया जाए। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल ये बन जाएगा कि प्रेशर और लवणता में क्या संबंध है। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया। अब एक सवाल यहां पर और विचार कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम है, अच्छा कोशिश कर रहे हैं। अब जानी चाहिए साफ आवाज, आवाज जा रही है। प्रमोद जी, अच्छा कड़कड़ की आवाज आती है। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं एक बार और समझा रहे हैं, ठीक है चलिए साहब, नहीं जानी चाहिए। अच्छा चलिए आ जाइए, मैं ये कह रहा हूं, यहां देखिए बोर्ड पर आइए। जहां तापमान कम है वहां लवणता कम है, और जहां हाई प्रेशर है वहां की लवणता कम है। तो हाई प्रेशर और लवणता देख रहे हैं, यहाँ हाई है यहाँ कम है, उल्टा संबंध हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ लो है यहाँ ज्यादा है, उल्टा संबंध हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब समझिए अगला सवाल जो आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो यहां से पूछा जाएगा उस सवाल पर जरा विचार करिए।
दो सवाल आपके सामने हैं, दोनों सवालों को आप विचार करिए। पहला सवाल है कि क्या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे, उत्पन्न होंगे? पहले वाले सवाल का उत्तर दीजिए। क्या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में रामविचार जी, अभी मैं आपसे रूबरू होता हूं, पहले सवाल देखिए। रामविचार जी, अभी मैं आपसे रूबरू होता हूं। पहला सवाल उत्तर दीजिए। क्या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे? सारे लोग लिख रहे हैं हाँ। करिश्मा चौधरी लिख रहे हैं नहीं। सर्वेश जी नहीं। कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, बाकी सारे लोग हाँ लिख रहे हैं। जितने लोग, रुक जाइए सारे लोग, रुक जाइए। चलिए, देख लिया हमने, देख लिया। चलिए बोर्ड पर आइए। यही कमियां हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि पढ़ाते समय लोग टॉपिक पढ़ा देते हैं, लेकिन इंटर रिलेट ना करने की वजह से सवाल गलत होता है। टॉपिक में क्या पढ़ा रहा हूं आपको? महासागरीय जल का तापमान, और रिलेट कहां करा रहा हूं? चक्रवात से। रिलेट कहां करा रहा हूं? कोरल पॉलिप से, परवाल भित्ति से। अभी और बहुत सारी चीज हमने क्या कहा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, क्यों इस क्रम में दिया? मैं चाहता तो पहले लवणता पढ़ा सकता था, मैं पहले तो चाहता तो जलधारा पढ़ा सकता था, मैंने तापमान ही क्यों पढ़ाया पहले? ठीक है, देखिए मुझे जानते हैं, समझने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मेरे बारे में मार्केट में जब जाइएगा, बच्चे क्लासरूम में कहते हैं कि सर आपको समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन चाहिए। जब आप लगातार 1 हफ्ता 10 दिन तक क्लास करते रहते हैं, तब चीजें समझ में आती है कि हमने कहाँ से शुरुआत किया। जानते हैं, मुझे शुरू में बड़ी तकलीफ भी होती थी, हंसी भी आती है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो पढ़ाने का तरीका मेरा यही था 2008 में। अब जो आज पढ़ा रहा हूं उसका अप्लाइड पार्ट मुझे 10 दिन बाद लेकर के आना है। अभी तो मैं बेस तैयार कर रहा हूं, ABCD सिखा रहा हूं, क सिखा रहा हूं। तो लड़के क्या होते थे, शुरुआत में आते थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्लास करके भाग जाते थे। लेकिन मैं नहीं हारा, मैं अपने तरीके पर अडिग रहा। विश्वास करिएगा, मुझे लोगों को समझाने में पूरे 10 साल लग गए कि भूगोल को इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, लोगों के पास पेशेंस ही नहीं होता था। लोग आते थे, सोचते थे कि यार 2 ही दिन में कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा चमत्कार कर दे गुरुजी कि क्या हो जाए कि सब कुछ तैयार। नहीं हो सकता 1-2 दिन में। ठीक है, पहले दिन मैं आया तो आपको तापमान, आपने कोड बताया, पार्थिव विकरण बताया। फिर दूसरे दिन आया तो मैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट बताया। तीसरे दिन आया तो और कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया। सारा बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद जब पहले दिन आया तो महासागरीय जल के तापमान के बारे में कुछ चीजें चर्चा की, विशेषता क्या होता है और सारी चीजें बताई। अब आज जब टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूं, तब इसका अप्लाइड पार्ट सोचिए जरा, कितना दिन हो गया? आज 9वां 10वां दिन क्लास लेते हो गया। जो बच्चे मुझे शुरू में देखे होंगे, अगर उनके पास पेशेंस नाम का चीज नहीं होगा तो आज तक क्लास छोड़ चुके होंगे ना। ठीक है, डिसलाइक कर दिए होंगे, अरे यार ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ बुझा ही नहीं रहा, समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन जो जुड़े होंगे उनको वास्तव में बहुत आनंद आ रहा होगा। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं जुड़े और जुड़ करके चले गए, उनसे कहिए कि भैया क्लास ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर वही रहेगा समस्या कि हर एग्जाम में 4-5 सवाल से क्या हो जाएगी, सिलेक्शन रुकती रहेगी। और आप सोचेंगे कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों 4-5 की वजह से गलतियां हो रही है? क्यों 4-5 से बाहर हो रहा है? हर में 4 से बाहर, हर एग्जाम में 5 से बाहर। आपको लगेगा कि ये आपकी कमी है, नहीं, ये आपकी कमी नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ये कमी कहां से है? तकनीक की कमी है। वह उस विषय की तकनीक आपके पास नहीं है, उस विषय की समझ नहीं है, इस वजह से वो समस्या बनी हुई है। वो 4-5 प्रश्न जो सिलेक्शन दिलाते हैं वो आपका बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, और वह 4-5 प्रश्न क्या है, जो है टीचर के माध्यम से, बहुत ही अनुभवी टीचर होगा, वो आपको बढ़वा देगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही यानी हम क्या कहते हैं, हर विषय को पढ़ने का एक तकनीक होता है, इंटर रिलेशन की क्षमता। ठीक है, तो जब तक आप इंटर रिलेट नहीं करेंगे चीजों को, कल तक मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, आपका सवाल भी आ रहा था सर ये क्या होगा, मैं इग्नोर करते जा रहा था, मैं कमेंट में देख रहा था लेकिन जवाब नहीं दे रहा था, मैं मुझे लग रहा था कि अभी जवाब देना कोई उचित नहीं है।
ठीक है, जिस दिन वो टॉपिक में मैं खुद इंटर रिलेट कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि जो आपके बड़े भाई हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए, मानने में भलाई होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि मैं बाद में इस पर चर्चा करूंगा। देखिए सारे लोगों ने इसका उत्तर हाँ दिया है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल दशा क्या है? इस पहले तो पहली शर्त यह है कि ये चक्रवात केवल उष्णकटिबंधीय महासागर में बनेंगे, जमीन पर नहीं बनते। कहां बनेंगे? केवल और केवल उष्णकटिबंधीय महासागर में बनेंगे, अर्थात जलीय भाग में बनेंगे, स्थलीय भाग में नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये चक्रवात उन्हीं महासागरों में बनते हैं जिस महासागर का तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, 27 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। 22, 26 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए कि जिन भी महासागरों के, ठीक है, जहां भी महासागरों के पूर्वी भाग में, जहां भी महासागरों के पूर्वी भाग में अपवेलिंग ऑफ करंट की ठंडी धारा बहेगी, ठीक है, तो अपवेलिंग ऑफ करंट की ठंडी धारा की वजह से यह जो तापमान की आवश्यकता है वह कम हो जाएगा ना। तो हमने क्या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में हमने लिखा, यानी यहां पर मैं कह रहा हूं चक्रवात बनेंगे, तो यहां पर इस ठंडी धारा की वजह से यहां का तापमान कम हो जाएगा, तो यहां पर चक्रवात नहीं बनेंगे। लेकिन यहां गर्म जलधारा है, इसलिए यहां पर चक्रवातों के बनने की अनुकूल दशा है, यहां बनेंगे, यहां क्या हो जाएंगे? बनेंगे। तो जितने लोगों ने हां उत्तर दिया था वो सारे लोग सही हैं। 2-3 लोग ना लिखे थे, हमने ना वालों का नाम भी लिया था। ठीक है, उन्हीं को समझाना था ये। तो यहां पर पश्चिम में कौन सी धारा हो जाती है? गर्म, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएंगे? चक्रवात बनेंगे। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक सवाल, पहले वाले प्रश्न का उत्तर समझ में आया कि उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भाग में चक्रवात नहीं बनेंगे और पश्चिमी भाग में चक्रवात क्या होंगे? बनेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो सही तो बोला। हमने कहा जितने लोग हाँ बोले थे वो सही हैं, बाकी जो लोग ना बोले थे उनको हमने पकड़ के रखा हुआ था कि 2-3 लोग ना थे। ये समझ में आ गया? अब समझिए दूसरा सवाल कि क्या प्रवाल भित्तियों का विकास उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी भाग का भी तापमान ज्यादा है, इसलिए प्रवाल भित्तियों का विकास होगा, पश्चिमी भाग में ही होगा, वेस्ट में ही होगा, वेस्ट में ही होगा, ईस्ट में नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल वही चीज। प्रवाल भित्तियों का विकास भी उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग में ही होता है, पूर्वी भाग में नहीं होता है। माइक्रोफोन तो मैंने सही लगाया है बंधु। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों का उत्तर एक ही होगा। हाँ, वही 20 होम टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 27 अपर लिमिट लिखा है, प्रवीण रानी जी, हमने 27 डिग्री जो लिखा है वह विभिन्न किताबों से तलाश करके अपर लिमिट लिखा है। मोहनलाल, आप जयपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर पश्चिमी महाद्वीपीय मरुस्थल पाए जाते हैं।
वो देखिए, महाद्वीप के पश्चिम में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसके कारण दूसरे हैं, हम बताएंगे। है वहां पर पूर्वा कौन का ही रोल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं अभी उसी पर आ रहा था। दीपेंद्र कुमार सिंह सर, भारत का जो लक्षद्वीप है वो कैसे बना, वही मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बोर्ड पर आ जाइएगा। तो जितने भी चक्रवात होंगे वो सब किधर बनेंगे, पूरब में ठंडी जलधारा है तो यहाँ चक्रवात भी नहीं होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोरल पारिप भी नहीं होंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि क्या उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भाग में कौन सी धारा चलती है, तो आप कहेंगे कि ठंडी जलधारा का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। बोर्ड देखिएगा, आप जो पूछ रहे थे कि सर भारत का एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहां पर टॉर्नेडो आता है। ठीक है, और ये पूरा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का ये कौन सा भाग हुआ, वेस्ट हुआ। कौन सा चक्रवात आ रहा है, टॉर्नेडो आ रहा है। ठीक है, भारत के बंगाल की खाड़ी में यहां पर चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में ये क्या है, भारत के संदर्भ में ईस्ट है ना। ठीक है, अब जरा पूरा देखते हैं, पूरा विश्व देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अक्सर यही होता है कि हम लोग थोड़ा सा गलत हो जाता है हम लोगों से। अब समझिए, हम यहां से चल रहे हैं। साउथ कोरिया है ये आपका म्यांमार है, ये भारत। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका रेड सी, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और ये पूरा हिंद महासागर। अब आप मुझे ये बताइए, यहां जहां पर आपका लक्षद्वीप समूह मिलता है वह हिंद महासागर किस भाग में है, वेस्ट में है ना। और यह हिंद महासागर कौन सा भाग है, ईस्ट है ना। समझ में आ गया कि जहां पर लक्षद्वीप समूह मिलता है वह हिंद महासागर का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। और जहां पर हमारा बंगाल की खाड़ी है वह हिंद महासागर का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। ठीक है, इसी वजह से भारत में लक्षद्वीप समूह जो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है वह महासागर के पश्चिम में पाया जाता है, और पूरब में जो है क्या होते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
वे ऑफ बंगाल ईस्ट में होगा। जी रविचंद्र जी, ठीक है। ठीक, तो दीपेंद्र कुमार सिंह समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे। तो दो चीज हम लोगों ने समझ लिया कि विश्व में सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी, महाद्वीप के पश्चिम में। सवाल कहां बनेंगे, महाद्वीप के पश्चिम में। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद दो चीजें और हैं इसमें, एक एल्बिडो है और एक महासागरीय जल धारा है। हमने कहा था कि महासागर में जहां पर, जिस पृथ्वी में जहां भी या जिस भी सतह का एल्बिडो, जिस भी सतह का एल्बिडो अधिक होगा उस सतह का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें कोई समस्या, जिस भी सतह का एल्बिडो ज्यादा होगा उस सतह का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, एल्बिडो का हमने मतलब समझाया था कि कुल सौर किरण यहां पर टकरा रही है और टकराने के बाद जो वापस जा रही है यह एल्बिडो है। ठीक है, यानी परावर्तित सौर ऊर्जा को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ग्लोब पर हैं और एक महासागर यहां है और यहां पर बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंड, यहां पर हिम है, महासागर में हिम पड़ा हुआ है, महासागर में क्या पड़ा हुआ है, हिम पड़ा हुआ है, बर्फ है, तो यहाँ का एल्बिडो बढ़ जाएगा ना, यहाँ की परावर्तित सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उच्च अक्षांशीय महासागरों में, उच्च अक्षांशीय महासागरों में एल्बिडो अधिक होने की वजह से वहां का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उच्च अक्षांशीय जो महासागर होंगे वहां का एल्बिडो अधिक जब हो जाएगा तो वहां का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमखंड होने से एल्बिडो ज्यादा हो जाता है, महासागर का पानी भी क्या होता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है, बर्फ जमा होता है, इस वजह से भी वहां का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ महासागरीय जो जलधाराएं हैं इसमें बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, महासागर के जिस भाग में गर्म धारा बहेगी वहां का तापमान ज्यादा हो जाएगा और महासागर के जिस भाग में ठंडी धारा बहेगी वहां का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से महासागरीय जल के तापमान का जो क्षैतिज वितरण था हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से कुछ सवाल आपके पीटी में पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस किस गहराई पर महासागर का तापमान कितना होता है। ठीक है, अब मैं आपसे देखिए प्रश्न, ठीक है, मैं आपसे जितने लोग भी क्लास से जुड़े हुए हैं सारे लोगों से मैं ये पूछूंगा कि कहीं भी महासागरीय जल के तापमान में कहीं भी समस्या हो आप मुझसे तुरंत अभी पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, आपका 5 मिनट वेट कर रहा हूँ। अपने कमेंट में ठीक है, अपने कमेंट में आप लोग लिखें रेगिस्तान का एल्बिडो क्या हो जाएगा, कम होगा, इसलिए वहां का तापमान ज्यादा होता है। बालू के रेत में सूर्य की किरणें आके फंस जाती हैं।
पुनीत प्रजापति, मुझे भी जुड़ना है सर आपसे। बिल्कुल जुड़िए, लाइव आ जाया करिए शाम को 6 बजे, ठीक है। और अगर, हाँ ठीक है। भारत के ईस्ट में साइक्लोन बनते हैं, रमेश कुमार का प्रश्न है सर, भारत के ईस्ट में साइक्लोन बनते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश जी, मैं भी बता रहा हूं। हाँ जल्दी ही गुंजन कुमार जी, हम लोग जीआरएफ के लिए लेके आ रहे हैं 2020 में, 2-3 दिन में वीडियो आपको मिलेगा। मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि बचे हुए दिनों में क्या करें कि बेहतर कर पाइए एग्जाम में। पुनीत प्रजापति, पेड कोर्स भी है क्या सर? बिल्कुल, यही क्लासरूम 2 दिनों के बाद फिर अब पेड मतलब फ्री में नहीं मिलेगा, उन्हीं लड़कों को मिलेगा जो पेड करा चुके हैं। आपको बता दें, अब तक 100 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप ध्यान रखिए कि जो लोग भी करना चाहते हैं, पेड क्लास ही यही है, पेड बैच ही है, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। एक लोगों ने हमसे पूछा कि भारत के ईस्ट में भी चक्रवात बनते हैं। देखिए वह दूसरी दशा है। जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा तो मानसून की एक झलक मैं आपको दे देता हूं। मानसून का एक चक्र होता है जो 15 मार्च से चलता है, 15 मार्च से 15 जून, 15 जून से 15 सितंबर, और फिर यहां पर 15 दिसंबर। देखिए यह, इसे आप वर्षा ऋतु कहते हैं, इसी में सारी की सारी वर्षा होती है। लेकिन जब आप यहां पर आते हैं तो इस समय तक आते आते 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है, आपको पता होगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती हैं। 15 मार्च और विषुव की जो स्थिति होती है, तो 22 दिसंबर और 21 जून को सूर्य की किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं मकर रेखा पर, और यहां पर हो जाती हैं कर्क रेखा पर, और यहां पर जो होती है सितंबर में 0 डिग्री अक्षांश पर, यहां पर भी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें होती हैं। तो 23 सितंबर के बाद सौर किरण का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। यानी अब सूरज की किरणें दक्षिण की तरफ खिसकने लगती हैं। और एक समय आ जाता है 23.5 डिग्री साउथ पर, यानी मकर रेखा पर इनको जो स्थिति होती है वह 22 दिसंबर या दिसंबर के महीने में हो जाती है। अब जैसे जैसे सूरज का दक्षिणायन होने लगता है, जो यहां पर हमारे यहाँ गर्मी था, ग्रीष्म ऋतु था यहाँ पर, अब यह ग्रीष्म ऋतु क्या होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ पर शीत ऋतु का आगमन होने लगता है। और शीत ऋतु के आने की वजह से तापमान कम होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर बना देता है। इस हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से मानसून की हवाएं क्या होती हैं, लौटना शुरू कर देती हैं। ये मानसून की हवाएं भारत को छोड़ करके जाना शुरू करती हैं, क्योंकि इसी समय सूरज की जो स्थिति होती है, ध्यान से समझिएगा सारे लोग, क्योंकि सूरज का अभी पूर्णतः दक्षिणायन नहीं हुआ है, 22 दिसंबर नहीं आया। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर और फिर नीचे दिसंबर, ये जो 2 महीने हैं अक्टूबर और नवंबर का, ये ऐसा महीना है कि जब सूरज की किरणें लगभग 10 डिग्री नीचे से लेकर के और यहां से 15 डिग्री ऊपर के आसपास बनी रहती है। ये है सूरज की स्थिति। इस दशा में जब सूरज की किरणें यहां पर पाई जाती हैं, तो आपको बता दिए हैं पहले ही दिन कि जहां पर सूर्यास्त की प्राप्ति सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, तापमान ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में बंगाल की खाड़ी का तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होगा
हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बनेगा, और यही लो प्रेशर तो चक्रवात है। चक्रवात के केंद्र में क्या हो जाते हैं? लो प्रेशर पाए जाते हैं। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर पाया जाता है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे समाचार कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो रहा है। इसलिए मछुआरों को चेतावनी दे दी गई है कि वह बहुत दूर तक मछली पकड़ने के लिए न जाएं, ठीक है, और वह जो है तट पर ही रहें। या जैसे ही लो प्रेशर बड़ा होते जाता है, लो प्रेशर डेवलप होते जाता है, वैसे वैसे हम अपने तटों को खाली भी करा लेते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर का बनना क्यों बनता है लो प्रेशर भारत में? तो भारत के पूरब में जो बनते हैं वह मानसून के लौटने की वजह से, जब ये हवाएं इस लो प्रेशर में तेजी से प्रवेश करने लगती हैं, तब जाकर के भारत में यहां पर चक्रवात आता है। वह क्यों आता है? कि लौटते हुए मानसूनी हवाओं की वजह से। यह भी सवाल खूब पूछता है, जम के पूछता है कि भारत में चक्रवाती वर्षण का समय क्या है? तो आप कहिएगा अक्टूबर और नवंबर। भारत में सबसे बेहतर दशा किसकी होती है? 15 सितंबर तक तो पानी ही बरस रहा है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आते हैं, तुरंत क्या हो जाता है? भारत में चक्रवात आने लगते हैं। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में चक्रवातों का आने का समय क्या है? अक्टूबर और नवंबर। क्योंकि पूरे विश्व में सूरज यहां पर पाया जाएगा ना। 0 से 10 और 0 से 10 ऊपर क्या होता है? 15 ऊपर ऐसे सूरज की स्थिति हो जाती है। तो पूरे विश्व में और भारत में चक्रवातों का आने का समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर। सब चल करके आगे हम बताएंगे जैसे चक्रवात वगैरह आपको पढ़ाएंगे। यही है मानसून निवर्तन, ठीक है। यही तो मानसून का टॉपिक है ना। अभी कैसे पढ़ा है? एक लोगों ने सवाल पूछा, उनका मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भारत के पूरब में चक्रवात क्यों आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए कि सवाल पूछता है कि किस किस गहराई पर महासागरों का तापमान कितना पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मीटर में है। बहुत ही सेट पैटर्न, आंकड़ों को याद करने में जरा सा भी दिमाग मत लगाया करिए अगर आप मेरे साथ हैं, ठीक है। पहले तो गहराई याद कर लीजिए। 200, 300, 400, 200, 400, 1000, 2000, 3000, 4000। 200, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 उससे नीचे। अब इसमें यहां देखिए 15.9 तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। 15.9 के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हो जाएगा 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर होगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर होगा 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से टेम्परेचर को आपको याद 15, 10, 4.5, 2.3। कई बार पूछता है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए महासागर के नीतल का जो तापमान है तो कितना है? 1.7। तो 1.7 के ऊपर 1.8 हो जाएगा। 1.7 के ऊपर 1.8, तो 2 एक साथ याद कर लीजिए। 1.7 के ऊपर क्या हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 15.9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे लगभग 10 का आधा, 5, 4.5,
और इसमें से 2 घटा दिया, तो इसमें से 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, है ना। तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, इनको एक साथ याद कर लीजिए और इनको एक साथ याद कर लीजिए। इस तरीके से समझ के जब याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। पेयर बना बना करके आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले तो गहराई याद करिए, ठीक है। क्या गहराई होगा कि 200, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ना। उधर जाएंगे तो 15.9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 3.2 हो जाएगा। 3.2 के बाद आप नीचे आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1.8, 1.7 हो जाएगा, यानी 2.3 होगा, 3.2 करें। 4 में से 2 घटा देंगे 2, और उधर 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 2.3, 1.8, 1.7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, महासागर के गहराई के दृष्टिकोण से तापमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सवाल आपके बनते हैं, ठीक, आप समझिएगा। क्योंकि मौसम अभी भी इलाहाबाद में काफ़ी दिक्कत है आने जाने में, ठीक है। तो एक टॉपिक ये शेष बचा था, अभी क्लास मतलब इधर 1-2 दिन से हमने शुरू किया है, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, आप तैयारी करिए। जैसे ही 1-2 दिन यानी 1 दिन के बाद जब मौसम सुधरता है, क्योंकि मैं दूर से आता हूँ, कोचिंग संस्था जो इनकी है थोड़ी सी दूरी पर है, ठीक है। रात भी हो चुका है, रात से पूरा गीले हैं। अच्छा 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो बाइक बहुत हिसाब किताब से चलाता हूँ, ठीक है। पानी अभी यहाँ पर बरस ही रहा है हल्का हल्का, तो इस वजह से मैं क्लास की क्या करूँगा यहीं पर नहीं। हाँ सौरभ पटेल जी, ये जो क्लास है फ्री है। हमने आपसे क्या कहा था कि हमारा चैनल जो PRG एकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको देता रहूँ, परेशान ना होइए। लेकिन भाई लॉकडाउन में हम लोगों की भी जेबें खाली हो चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना था ना। अच्छा जो लड़के और भी थे जो दूर दूर से नहीं आ पा रहे हैं कोरोना संकट की वजह से, जैसे जयपुर से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उन लड़कों के लिए भी कुछ करना था कि सर कुछ ना कुछ करिए ताकि हम लोगों का जो है एग्जाम सारा हो जाए। तो बीच सारा कुछ देख करके हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि एक वे लोग जो पेड जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएं, और एक लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से वो भी जुड़ जाए। तो उन लोगों के लिए जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, एडमिशन लेकर के फंसे हुए हैं, उनके लिए भी हमने अपना चैनल बना दिया, ठीक है। और खासकर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों के हैं, उनके लिए जो है हमने पार्ट एजुकेशन में आकर के ले लिया। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो फिर से रिवाइज करना चाहते हैं वो भी क्या करें, आकर के यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल का टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासागर जी का लवड़ता पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी लोग आप लोगों के साथ है सबको जोड़ लीजिए, एग्जाम दे करके टीटी नेट जा रहा। और जिनको भी अभी नेट देना है ध्यान रखिएगा, क्लास करते रहिए, विश्वास करिएगा इतने दिन के क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन फंसाने वाला हूँ, आप सोचे भी नहीं होंगे क्लास करने के बाद, ठीक है। क्लास करने के इतने छोटे से क्लास में कितने सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल गए हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक। कल की टॉपिक आपकी होगी लवड़ता। चलिए कल मिलते हैं। सारे लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।